डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो हम करेंगे वो है हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। यानी कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में हमारा क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमें पता ही है सिंपल क्या रिलेशन होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एम से डिवाइड कर देंगे और एम के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। एम के साथ में डिवाइड और एम के साथ में मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई आपकी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। और एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एम वी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2m। तो p क्या है, एम वी क्या है आपका, तो जो आपका p होता है वो किसके बराबर होता है, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर ये एक चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी पी स्क्वायर बाय 2m। तो इसका मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये बहुत सिंपल सा रिलेशन था। तो ये रिलेशन आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। तो आप इसको एम से मल्टीप्लाई करोगे, एम से डिवाइड करोगे, और जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिसको हम संवेग भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका p कांस्टेंट है, तो अगर जो आपका p कांस्टेंट होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। और अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो देन p स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। और अगर मास आपका कांस्टेंट है देन p स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम ये देखें, इसके ग्राफ को अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो अगर इसके ग्राफ को हम यहाँ पे देखें तो इसमें हम अगर हमारा मोमेंटम कांस्टेंट है तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और मास में इन्वर्स रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास में हमारा इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में, तो अगर हम वाई एक्सिस पे क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारा मास है। ठीक है, तो इनके बीच में जो ग्राफ है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। और ये इसमें हमने कंडीशन क्या रखी है कि मोमेंटम आपका कांस्टेंट है। तो ये आपका फर्स्ट ग्राफ है कि अगर मोमेंटम आपका कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में जो आपका ग्राफ बनता है वो आपका डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो आपका रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी कांस्टेंट है तो p जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। यानी कि जो आपका मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नहीं है बल्कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास है। तो अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे मोमेंटम बनाए और एक्स एक्सिस पे मास बनाए, तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आपका इंक्रीजिंग आएगा। और यहाँ पे कौन सी कंडीशन को मेंशन करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन के लिए हमारा ग्राफ हो गया। इसके बाद थर्ड है कि अगर हमारा मास कांस्टेंट है तो जो हमारा मोमेंटम होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ड्रॉ करें और एक्स एक्सिस पे अगर हम मोमेंटम को ड्रॉ करें, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका जो मास आएगा वो आपका इंक्रीजिंग आएगा। और यहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई करेंगे कि जो हमारी कंडीशन है वो m इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो ये ग्राफ इसमें आएंगे। तो इस टाइप के जो ग्राफ हैं ये आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, या अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है
तो मोमेंटम और मास के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, या मास अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में कैसा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये हमने किया। तो इस टॉपिक में हमने किया यहाँ पे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। नेक्स्ट इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में हमेशा ये एग्ज़ाम्स में आता है। तो ये वाला टॉपिक जो है इसको आप बहुत अच्छे से देखना है और बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है ये कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बॉडी को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी बॉडी को जब हम डिस्प्लेस करते हैं कोई भी फोर्स लगा के, तो जो फोर्स के द्वारा जो आपका वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज़ इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे आपकी कोई भी बॉडी रखी थी, ठीक है, आपने उसको फोर्स लगा के क्या किया, डिस्प्लेस किया, उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, उसने एस डिस्टेंस मूव किया, अब वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमें किसी भी बॉडी का अगर हमें वर्क डन निकालना है, तो किसी भी बॉडी में कितना वर्क डन हुआ है या किसी भी बॉडी ने कितना वर्क डन किया है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या कहती है कि किसी भी बॉडी का जो वर्क डन होता है, किसी भी बॉडी को अगर आपने डिस्प्लेस किया है फोर्स लगा के, तो उसका जो वर्क डन होगा, तो बॉडी का जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, तो उससे क्या निकल आएगा, हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल आएगा। तो ये होता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि किसी भी बॉडी को अगर आपने डिस्प्लेस किया है फोर्स लगा के, तो अगर आपको उसका वर्क डन निकालना है, तो जो वो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, कि अगर आप उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लें, उसी काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। तो जो वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है, उसी को ही हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसको हमें प्रूफ करना है, कि इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे। तो इसमें फिर है कि दस व्हेन ए फोर्स डज सम वर्क ऑन द बॉडी, कि कोई भी जो फोर्स है अगर वो बॉडी पे कोई भी वर्क करता है, ठीक है, किसी भी फोर्स ने बॉडी के ऊपर वर्क किया, तो जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है बाय द सेम अमाउंट। सिमिलरली अगर आप बॉडी पे अपोजिंग फोर्स लगा रहे हो, तो वो उसकी वेलोसिटी को कम कर देता है। ठीक है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो डिक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स के अगेंस्ट आपने कितना वर्क डन किया, वो उसी की डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है अभी। तो ये हमें क्या करके दिखाना है, हम इसमें क्या प्रूफ करेंगे, हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, कि जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अभी हमें क्या करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टू प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हमें प्रूफ करना है वर्क एनर्जी थ्योरम को। वी कन्फाइन अवर शेल टू द मोशन इन वन डायमेंशन को हम इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए हम वन डायमेंशन मोशन को ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो सपोज जो m है वो बॉडी का हमारा मास हो गया, और u जो है वो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हो गई,
और जो एफ है वो बॉडी पे लगने वाला फोर्स हो गया, ठीक है, और ए जो है वो बॉडी पे लगने वाला एक्सेलेरेशन हो गया, और वी जो है वो बॉडी की वेलोसिटी हो गई, और टी जो हो गया वो बॉडी का टाइम हो गया, ठीक है। तो इसमें फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स ने जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस। तो जहाँ पे डी एस क्या है आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डी एस है वो आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स ने कितना वर्क डन किया वो किसके बराबर आएगा, आपका एफ इंटू डी एस के बराबर आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि एफ़ की वैल्यू किसके बराबर होती है, जो एफ़ होता है वो आपका एम ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया जो आपका डी डब्ल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, आपका एफ़ इंटू डी एस के बराबर। अब एफ़ जो है वो किसके बराबर होता है, एफ़ इज इक्वल टू एम ए के बराबर, तो ये हो जाएगा एम ए इंटू डी एस, ठीक है। और हमें पता है ए जो है वो किसके बराबर होता है, वो डी वी बाई डी टी के बराबर होता है, और इंटू डी एस, ठीक है। अब हम डी टी को क्या करेंगे, डी टी को हम डी एस के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो डी टी को हम डी एस के नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एम डी वी, और डी टी को हमने डी एस के नीचे लिख लिया, डी टी को हमने डी एस के नीचे लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास वेलोसिटी बन गई सेम वैसे ही, तो ये बन गया हमारे पास एम वी इंटू डी वी, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो किसके बराबर था, वो हमारा एफ़ इंटू डी एस के बराबर था, और एफ़ की जगह हमने क्या पुट कर लिया, एम ए, तो ये हो गया हमारे पास एम ए इंटू डी एस, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम इंटू डी वी, और जो डी टी है उसको हम डी एस के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी जो होता है ये अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि वो वेलोसिटी के बराबर होता है, तो इसका मतलब वो किसके बराबर आ जाएगा, एम डी वी इंटू वी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी इंटू डी वी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है डी डब्ल्यू वो किसके बराबर आएगा, एम वी इंटू डी वी। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालने के लिए, तो द टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इन इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी और फाइनल वेलोसिटी आपकी वी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर सेम वैसे जैसे हमने लास्ट उसमें वो किया था, हमने इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करें एम इंटू वी इंटू डी वी, ठीक है, तो वी का क्या होता है आपका वी स्क्वायर बाय 2, और इसकी जो इनिशियल लिमिट है वो है आपकी u और फाइनल लिमिट है आपकी v। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा आपका m बाय 2, और फिर इसमें जब ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे और फिर इसमें हम नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर। लेकिन u की वैल्यू क्या है आपकी, u की वैल्यू आपकी 0 है, तो आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला आया वो किसके बराबर आया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन का फॉर्मूला आया, अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हमने इनिशियल जो हमारी काइनेटिक एनर्जी उसको हमने 0 नहीं माना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन निकल गया वो हमारे पास आया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया, तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ पे जो v है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, v जो है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, और u जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, u जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हाफ एम वी स्क्वायर है ये फाइनल वेलोसिटी है, तो जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है किसका फॉर्मूला होता है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का है, क्योंकि v जो है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर आपकी क्या होगी, ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, और हाफ एम यू स्क्वायर क्योंकि u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, u जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो हाफ एम यू स्क्वायर क्या बनेगा, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी,
ठीक है, तो हमने लिख लिया कि जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और जो हाफ एम यू स्क्वायर है वो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों का माइनस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर हुआ, इसको हमने लिख लिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर माइनस का साइन है और फिर इसको हमने लिख लिया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि ये किसके बराबर आ गया, ये हो गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही हमें प्रूफ करना था और यही हमें प्रूफ करना था वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपकी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अगर फोर्स और डायरेक्शन सेम, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे यही हमें प्रूफ करना था और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद अगर हमें उसका वर्क डन निकालना है तो वो जो वर्क डन है उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ से फिर हमने इसको प्रूफ किया, सेम वैसे हमने कैलकुलस मेथड से इसको प्रूफ किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हाफ एम वी स्क्वायर आती है ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो जो वर्क डन होगा वो किसी भी बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर हमें किसी बॉडी का वर्क डन निकालना है तो हम पहले उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे और माइनस करके जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, वो वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस प्रूव्स द वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस प्रूव्स द वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसके बाद इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स दैट वुड स्टॉप ए कार वेइंग। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें एक फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है और ये क्या कर रहा है, ये एक कार को स्टॉप कर रहा है और जो कार का वेट हमें दिया गया है वो 500 ग्राम दिया गया है। और कार जो है रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कार जो है रुकने से पहले वो 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और कार की जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी आपकी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कोई कार आपकी दी गई थी वो 500 किलोग्राम की है, उसका मास आपको दिया गया है। फिर उसकी जो इनिशियल स्पीड से वो चल रही थी, पहले वो कितनी स्पीड से चल रही थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और फिर आपने इसको किस में चेंज कर लोगे, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज होके ये कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और जब आपने इस पर ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगा के ये कितना डिस्टेंस मूव करती है, ये 25 मीटर का डिस्टेंस मूव करती है और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, v0। तो अब हमें निकालना है कि कितना फोर्स जो है इस पर लग रहा है, क्योंकि फोर्स आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो रुक रही है, बॉडी की वेलोसिटी आपकी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम लगाएंगे कि जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता है W वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यानी कि जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर है, F × S के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो इसके बराबर हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर। तो F की वैल्यू हमें निकालनी है, S की वैल्यू 25 दी गई है, हाफ मास की वैल्यू 500 दी गई है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है और U की वैल्यू जो है वो 20 है। तो उसको सॉल्व करके जो हमारी फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -4000 न्यूटन। यानी कि ये हमारा अपोजिंग फोर्स है जो कि काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है और फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो हमारी नेगेटिव आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी जो टॉपिक आपको कराया है ये आपको एनसीईआरटी की बुक में से भी रीड करना है और जो नोट्स आपको भेजे जाते हैं उसमें से भी रीड करना है और लर्न भी करना है और न्यूमेरिकल्स की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।